ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मरुधरा की सियासत की लड़ाई अब अदालत की चौखट पर पहुंच चुकी है। अदालत के फैसले पर न सिर्फ सभी की नजर टिकी है, बल्कि प्रदेश की सियासत को भी यह फैसला नया आयाम दे सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर 20 जुलाई को हाईकोर्ट में क्या क्या हो सकता है और इसके बाद सियासत कैसे बदल सकती है। टेप कांड में टकरार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मरुधरा का घमासान हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। अब नजरें हाईकोर्ट पर जा टिकी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि 20 जुलाई को हाईकोर्ट में क्या क्या हो सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी स्पीकर की ओर से बहस शुरू करेंगे। इसके बाद महेश जोशी के वकील अपना पक्ष रखेंगे। इसके जवाब पर पायलट कोर्ट के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने पर कोर्ट फैसला सुना सकता है। बहस पूरी होने पर फैसला सुरक्षित भी रखा जा सकता है। फैसले के लिए मंगलवार का दिन भी निश्चित किया जा सकता है। अब जरा ये भी जान लीजिए, अगर स्पीकर के अधिकार को मान लिया गया तो फिर क्या क्या हो सकता है। पायलट कोर्ट को स्पीकर के नोटिस का जवाब देना होगा। स्पीकर एक बार फिर से नोटिस जारी कर सकते हैं। नोटिस पाने वाले सभी विधायकों को जवाब देने का मौका मिलेगा। पायलट कोर्ट फिर से हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है। पायलट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर सकते हैं। ये तो बात उस संभावना की जब स्पीकर का अधिकार मान लिया गया। लेकिन अब जरा ये भी जान लीजिए, अगर बागियों के हक में फैसला हुआ तो क्या क्या हो सकता है। प्रदेश का सियासी घटनाक्रम अलग मोड़ ले सकता है। स्पीकर की ओर से हाईकोर्ट किसी भी प्रदेश में या हमारे देश में जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को धन बल का उपयोग करके उसको गिराने की कोशिश करी जाए तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि हमारे देश के अंदर जब जनता अपना मत देती है, अपना भरोसा मत में भी जताती है और अपना भरोसा जिनको चुनती है उन पर भी जताती है, और जब बाहर से बाहरी ताकतें अपने धन का उपयोग करके सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने का जब काम करती हैं, तो ना केवल जनता के साथ विश्वासघात होता है बल्कि लोकतंत्र की भी हत्या होती है। और आगे आने वाले समय में अगर इसको ऐसे नहीं रोका गया तो लोगों का चुनाव के ऊपर से और लोकतंत्र के ऊपर से पूरा विश्वास ही उठ जाएगा। अगर ऐसा समय आता गया और इसको नहीं रोका गया, मैं आप सब मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं, अगर इस समय आप लोग जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अगर इसके अंदर सच्चाई का साथ आप लोग नहीं देंगे जो एकदम सामने सीधे स्पष्ट नजर आ रहा है, तो ऐसा समय आएगा जब लोग वोट डालने से पहले भी सोचेंगे कि हम वोट डालने जा रहे हैं, और उसके बाद में धन बल का उपयोग करके अगर कुछ लोग हमारे मत को, हमारी सोच को, हमारी विचार को बदल सकते हैं तो हम लोग वोट देने के लिए भी क्यों जाएं। तो मेरा आपसे अनुरोध है सबसे पहले कि आप लोगों के इस समय के ऊपर मीडिया की सख्त जरूरत है लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आप सब लोगों की सख्त जरूरत है, जिसकी आज हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको अपील करना चाहते हैं। अब अगर हम लोग इस मुद्दे के ऊपर आए तो हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से 17 तारीख को जब एसओजी की टीम मानेसर के अंदर गई तो हरियाणा पुलिस ने उनको रोक दिया ताकि वहां पर कांग्रेस के और दूसरे विधायक, जो छिपे हुए विधायक थे, उनको वहां से जाने का, भागने का मौका दिया जाए। और उसके बाद में खबर यह आती है कि कुछ लोग चंद 5 स्टार होटल्स दिल्ली के अंदर अलग अलग करके रखे गए। फिर कोई खबर आती है कि वो शायद कर्नाटक चले गए। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर भाजपा के साथ में कोई मिली भगत या भाजपा का रोल नहीं है, तो कि भाजपा के शासित प्रदेशों के अंदर जाकर के भाजपा की पुलिस और भाजपा की सरकार के मदद से ही शरण क्यों लेने के लिए जरूरत इन एमएलए को पड़ रही है। आज सबसे पहला प्रश्न ये है।
हम लोग ये भी साथ में पूछना चाहते हैं कि अगर आप सबके सब लोगों को कांग्रेस में अभी भी आस्था है तो वापस कांग्रेस के शासन के अंदर, अपने परिवार के अंदर जिसके साथ कई दशक सब लोगों ने इनमें से गुजारे हैं, तो वापस आने में क्या दिक्कत है? क्यों भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर जाते हैं? आज हम लोगों ने देखा, जो आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बात है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा दायर करी गई एफआईआर के मुतालिक मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और 7A के तहत भवनलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह और संजय जैन के खिलाफ में एफआईआर लॉन्च करी। अब अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वॉइस सैंपल लेने के लिए जब हमारे हरियाणा पुलिस की टीम, एसओजी की टीम जब जाती है तो क्यों उनको रोका जाता है? अगर ये निर्दोष हैं, अगर ये कहते हैं कि इनकी आवाज नहीं है, तो फिर क्यों आगे बढ़ करके वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे देते? आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हरियाणा के मानेसर से दिल्ली और दिल्ली से आगे पता नहीं कहीं किस चीज से भाग रहे हैं। क्या वॉइस सैंपल देने से भाग रहे हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए? हम लोग 5 मुख्य प्रश्न हम लोग भाजपा से और केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं। सबसे पहला कि जब गजेंद्र सिंह का नाम एफआईआर में आ गया, जब उनकी आवाज जो कि सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों ने भी रिकॉग्नाइज कर ली, तो क्या ये औचित्य है? क्या औचित्य है कि वो अभी भी केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद पे बने हुए हैं? क्या उनको अधिकार है कि अभी भी वो केंद्र सरकार के मंत्री पद पे बने रहे? कांग्रेस पार्टी इसलिए ये मांग करती है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत को या तो इस्तीफा देना चाहिए या उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हस्तक्षेप ना कर सके, और उनको आगे बढ़ करके अपना वॉइस सैंपल खुद देना चाहिए। हमने सुना है वो कहते हैं कि ये गजेंद्र सिंह कोई और है, मैं गजेंद्र सिंह नहीं हूं। ठीक है, आप केंद्रीय मंत्री हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। अगर वो दूसरा गजेंद्र सिंह है, आप दूसरे गजेंद्र सिंह हैं, तो अपना वॉइस सैंपल दे दीजिए और साथ साथ में आप अपने पद से जब तक के इस्तीफा दे दीजिए, जब तक के इसका फैसला ना आ जाए, जब तक वॉइस सैंपल आपस में ना मिलाए जाए। इसके अंदर क्या दिक्कत है? जब कोई भी केंद्र सरकार का मंत्री जिसके खिलाफ में भ्रष्टाचार की तफ्तीश हो रही है, जिसके आवाज सब लोगों ने सुना, वो कहते हैं कि हमारी आवाज नहीं है, हम कुछ नहीं प्रीएम्प्ट करना चाहते, हम कहते हैं कि आप रिजाइन करें ताकि इन्फ्लुएंस ना कर सके। केंद्र सरकार के मंत्री के खिलाफ जांच करने के अंदर लोग 2 बार सोचते हैं, सामान्य अधिकारीगण 2 बार सोचेंगे, तो आप रिजाइन करें या आपको हटाया जाए और उसके बाद आप वॉइस सैंपल दीजिए। आप अगर जो है वो वॉइस सैंपल साफ नहीं पाया जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने इसके अंदर कोई गलत काम नहीं किया तो आप डरते क्यों हैं वॉइस सैंपल देने से? सीधे सीधे हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। भाजपा की पुलिस पहले, दूसरा प्रश्न दिल्ली की पुलिस अब, या इसके बाद जब कर्नाटक में जाएंगे, जब भंवरलाल शर्मा जी का और विश्वेंद्र सिंह जी का वॉइस सैंपल लेने से क्यों रोका जा रहा है? और ये पुलिस दोनों की दोनों भाजपा शासित प्रदेशों की पुलिस वॉइस सैंपल लेने से क्यों रोक रही है? कांग्रेस पार्टी आज ये पूछना चाहती है। जितना आप रोक रहे हो उतना लोगों के दिमाग में और सब लोगों के दिमाग में ये यकीनन तय होता जा रहा है कि इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से ये मिली भगत है और ये इन्हीं की आवाज है, और ये धीरे धीरे करके साबित होता जा रहा है। तीसरा प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या केंद्र सरकार सीबीआई की धमकी इसलिए दे रही है कि इसके अंदर और भी बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इसके अंदर और नेता भी हैं, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे करके और ऊपर जाएगी तो पता नहीं कहां पर जाकर के खत्म होगी, तो क्या इसलिए सीबीआई की धमकी दी जा रही है? तो कांग्रेस पार्टी ये पूछना भी चाहती है और कहना भी चाहती है कि सीबीआई की धमकी ना दें। सीबीआई की धमकी देकर के आप इस जांच को यहीं पे रोकना चाहते हैं ताकि इस जांच के तार कहां कहां तक लगे हुए हैं, कहां कहां तक पहुंचे हुए हैं, वहां तक ना पहुंचा जाए। तो इसको रोकने की साजिश सीबीआई की जांच के माध्यम से कर रही है। ये आज हम प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं। चौथा प्रश्न कि क्या
भाजपा को यह नहीं बताना चाहिए कि इतना काला धन कहां से आ रहा है, इतना सारा पैसा 30 करोड़ 35 करोड़ ये सब चीजें प्रति विधायक की बात हो रही है, इतना पैसा सारा पैसा ये काला धन कहां से आ रहा है और कौन मुहैया करा रहा है ये काला धन, इसके पीछे कौन सी साजिशें, कौन से इसके अंदर हाथ हैं। पांचवा और आखिरी प्रश्न है कि अगर भाजपा की कोई भूमिका नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर भाजपा की कोई भूमिका नहीं है तो केंद्र सरकार से लेकर के हरियाणा सरकार और इनकम टैक्स, ईडी, दिल्ली पुलिस, ये सबके सब कांग्रेस के विधायकों को सुरक्षा देने और अग्रेसिवली जो लोग यहां पे कांग्रेस के लोग हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की क्यों कोशिश कर रही है। तो ये 5 प्रश्न और साथ साथ बड़ा सीधे सीधे हमारी मांग की गजेंद्र सिंह शेखावत जी को 1 मिनट भी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि अपने पद पे बने रहें। इसी वक्त उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो केंद्र सरकार को उनको हटाना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, उनको अपना वॉइस सैंपल देना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि जो गजेंद्र सिंह जिसकी आवाज उसके अंदर है ये वही गजेंद्र सिंह शेखावत है या नहीं है। इस चीज की जांच होनी चाहिए और जब तक जांच कंप्लीट ना हो इनको अपने पद पे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है। और आपको एसीबी का सब लोगों ने यहाँ पर जो एफआईआर की कॉपी आप सबके पास में होगी, नहीं तो आप सब लोगों को अभी हम लोग पहुंचा भी देंगे। मगर एक बड़ा सवाल है, क्या एसओजी की टीम दिल्ली में गजेंद्र सिंह शेखावत के घर गई थी कल रात को और फिर उन्हें रोका गया वहाँ जांच से, दिल्ली पुलिस आ गई वहाँ? देखिए, दिल्ली पुलिस राजस्थान की एसओजी को पूरी तरीके से रोक रही है। गजेंद्र सिंह जी के, विश्वेंद्र सिंह जी के और भंवरलाल शर्मा जी के वॉइस सैंपल लेने से। यही हम लोगों का कहना है कि जब कोई व्यक्ति मंत्री होता है तो उसके प्रिविलेजेस होते हैं जिसकी वजह से छोटे अधिकारी उसके ऊपर कोई काम करने से, कार्रवाई करने से 10 बार पहले सोचते हैं। तो इसीलिए जब उनका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के धारा 7 और 7A के अंदर जब उनका नाम पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, हम ये नहीं कह रहे कि वो कहते हैं कि वो गजेंद्र सिंह कोई और है तो मान दिया, लेकिन अगर वो गजेंद्र सिंह कोई और है तो फिर वॉइस सैंपल देने से क्यों डर रहे हैं? तो जब वो वॉइस सैंपल देने से डरते हैं तो इसका मतलब यह है कि वही गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जिनका जिक्र फोन के अंदर हो रहा है। इससे बड़ा स्पष्ट ये साफ निकल करके आता है। और दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जैसे मैंने कहा, ये पूरी ताकत से रोक रही है एसओजी को वॉइस सैंपल लेने में। काकल साहब, जिस तरह के हालात हैं, क्या लगता है सरकार फ्लोर टेस्ट की दिशा में जा रही है? देखिए, फ्लोर टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, ये निर्णय और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री और सरकार को करनी है। तो वो अपने विवेक से जब जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी, तो उस तरफ में वो आगे बढ़ेंगे। सर, क्या अभी भी सचिन पायलट सर को घर वापसी के लिए कुछ आप लोगों से और से बातचीत चल रही है? केंद्रीय नेतृत्व का कुछ किसी से बात? हमारी जानकारी में नहीं है और हमारी जानकारी में नहीं है कि ऐसी कोई बातचीत चल रही है। और बड़ी सीधी सी बात है, जैसे मैंने कहा, पूरी तरीके से भाजपा इस साजिश के अंदर शामिल है। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से न केवल अभी जब से हम लोग यहाँ पे एज ऑब्जर्वर आए हैं, बल्कि उससे पहले से ही किस तरीके से खरीद फरोख्त की, फोन की टैपिंग की, जो आप लोगों ने भी देखे ऑडियो क्लिप्स, ये सब के सब उससे पहले से चल रहे हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा किसी को शक था, हम लोगों को भी यकीन नहीं था। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से भाजपा शासित प्रदेश की पुलिस ने इनको मदद करी। हमने देखा कि किस प्रकार से मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे इनके बचाव के अंदर लंदन से यहां पर आए। और फिर अब जो है दिल्ली के अंदर भी अमित शाह की पुलिस, जो सीधे के सीधे अमित शाह के अधीन आती है, वो अमित शाह की पुलिस इनको वहां पे प्रोटेक्शन दे रही है। तो भाजपा और इनका इस पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर इन विधायकों का आपस के अंदर जो संबंध है, अब शायद जग जाहिर है। सर, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगा है यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट के सचिव से कि जो फोन रिकॉर्डिंग हुई है उसका तथ्य क्या है, उसका आधार क्या है, और वो रिपोर्ट सौंपने की जल्द से जल्द उन्होंने गुजारिश की है। देखिए, वो जो औपचारिक कार्रवाई है वो तो सबके सब पूरा करेंगे और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी कार्रवाई किसी ने भी जो करी है वो संविधान या कानून को तोड़ करके करी गई। और अशोक गहलोत जी को जितना हम लोग सब जानते हैं, इनकी सरकार को जानते हैं, वो कानून में पूरा विश्वास रखते हैं और कोई भी कानूनन प्रक्रिया नहीं तोड़ी गई।
मैंने जैसे कहा कि इसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी देंगे। ये सरकार का प्रेरोगेटिव है कि कब करेंगे और करेंगे भी या नहीं करेंगे, जरूरत भी है या नहीं, ये दोनों चीज। सर, होम अफेयर्स के आप खुद मिनिस्टर रहे हैं, तो क्या किसी केंद्रीय मंत्री की जांच के लिए एसओजी की टीम जाती है तो अनुमति लेनी होती है? डायरेक्ट नहीं, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता जी। मैं खुद भी होम अफेयर्स मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट में भी मैं रहा हूँ, स्टेट कैबिनेट में भी रहा हूँ, स्पीकर भी रहा हूँ, और मेरा इतना मानना है कि हम लोग एज मिनिस्टर भी ये मान के चलते थे कि भी हम मिनिस्टर जरूर हैं लेकिन कानून से ऊपर नहीं हैं। हम कानून बनाने वाले जरूर हैं लोकसभा या विधानसभा के सदस्य होने के नाते, लेकिन कानून से हम ऊपर नहीं, कानून से हम नीचे ही हैं। तो कोई भी व्यक्ति को ये प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर कोई मिनिस्टर होता है तो अधिकारी जो है कि मन में एक संशय और भय की भावना होती है कि इतना बड़ा यूनियन मिनिस्टर है, मैं इससे कैसे मैं तफ्तीश करूं। तो इसलिए जरूरी होता है कि वो इन्फ्लुएंस ना करे किसी भी तरीके से कार्रवाई। इसलिए जरूरी होता है कि जो इतनी ऊंची पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है तो वो खुद नैतिक आधार पे इस्तीफा दे या उसको हटाया जाए। ये हमेशा होता रहा है, तो ऐसे कई उदाहरण हैं। थैंक यू। नहीं, अलग से नहीं। कॉन्फ्रेंस कर 5 सवाल इन्होंने बीजेपी से पूछे हैं। सबसे पहला सवाल इनका था गजेंद्र सिंह को लेकर। कहा कि क्यों अब तक वो मंत्री पद पर बने हुए हैं, क्यों नहीं उन्हें हटा दिया गया, इस्तीफा उनसे लिया गया, और वॉइस सैंपल क्यों नहीं वो दे रहे। 5 सवाल अजय माकन के। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। खबर भरतपुर से है, जहां सीकरी कस्बे के तहसील परिसर में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग लगने से तहसील परिसर में अफरा तफरी मच गई। खासी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। और लिया फायर ब्रिगेड आने वाली है, उसमें टायरों में थे, टायरों से बुझेगी। तो ये लोहे पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं। नीचे कोने पे राजस्थान ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी गठित हो गई है। संघ में दोबारा जनार्दन सिंह गहलोत निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किए गए। 1984 से जनार्दन सिंह गहलोत लगातार निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। उनका मानना है कि संघ में आपसी तालमेल के कारण ही ये संभव हुआ है। खास बातचीत की संवाददाता महेश दाधीच ने। राजस्थान ओलंपिक संघ के निर्विरोध चुनाव के बाद में नई कार्यकारिणी आज गठित हो गई है। अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत फिर से चुने गए हैं। इस समय गहलोत साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, नई कार्यकारिणी की क्या प्राथमिकता है? सबसे पहले नई कार्यकारिणी की पहली प्राथमिकता ये है कि हम खेलों का स्टैंडर्ड ऊंचा करें और जो सुविधाएं राज्य स्तर पर सरकार से मिलनी चाहिए वो और अधिक मिले। बल्कि हमारे प्रयास से राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने और स्पोर्ट्स मंत्री जी ने इस बार बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहली बार स्टेट गेम्स हुए। स्टेट गेम्स से एक नए लोगों के अंदर जागृति आई और बहुत बड़े पैमाने पर वो टूर्नामेंट हुआ है। तो ये पहली बार हुआ। खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए आउट ऑफ 2% जो फैसला सरकार ने किया, उसके लिए फार्म भरे जा रहे हैं। नौकरियां मिलने वाली हैं, मिलना चालू हो गई हैं। पुलिस में भी बहुत भर्तियां हुई है और करीब खेलों में उन्होंने भर्ती की है। तो ऐसी स्थिति में हमारी प्राथमिकता है कि खेलों को आगे बढ़ाएं। ओलंपिक में हमारी नेशनल गेम्स में जो टीम पार्टिसिपेशन राजस्थान ओलंपिक से करती है, सारी स्टेट गेम्स जो स्टेट के नेशनल्स होते हैं उसमें नेशनल में टीम तो स्टेट की जाती है, लेकिन नेशनल गेम जो होता है उसमें राजस्थान ओलंपिक की टीम जाती है। वो हमारी पहले की परफॉर्मेंस से और अच्छी हो, उसके लिए हमारी तैयारी करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात अलवर की, जहां नीमराना थाना पुलिस ने दूध के टैंकरों से दूध चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में संलिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दूध चोरी करके उसमें पानी मिलाकर डेयरी में ले जाते थे। बताया ये भी जा रहा है कि ये लोग काफी दिनों से गोरख धंधे से जुड़े हुए हैं। फिलहाल मामले में पूछताछ जारी है।
पास में इस तरह से दूध के टैंकर में से मोटर, बिजली की मोटर की सहायता से टैंकर से दूध निकाला जा रहा है, पानी मिलाने का ये कार्य करते हैं। तो मैंने तुरंत थाने की टीम को रवाना की, मैं भी मौके पहुंचा, तो हमने 6 लोगों को रंगे हाथों। और चलिए अब आपको कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से रूबरू करवाते हैं। ये तस्वीर अलवर की है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक परिवार को 2-4 होना पड़ रहा है। दरअसल मुरारी लाल सैनी के घर के बाहर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना पॉजिटिव का नोटिस चस्पा कर दिया, जबकि परिवार का आरोप है कि उनके परिवार में कोई भी शख्स पॉजिटिव नहीं है, न ही उनकी कोरोना जांच करवाई गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम में जानकारी देने के बाद ये नोटिस हटा लिया गया। ये 14 को लगा के गए थे, जबकि हमारे यहाँ पे कोई कोरोना पॉजिटिव ही नहीं था, और घर में मैं अकेली हूँ, मेरे भाई का नाम था उस पर, और भाई भी जयपुर फुलेरा हैं, उनकी जॉब है रेलवे में। बट इन्होंने ना तो पूछा ना ही इंक्वायरी की, और वैसे ही चिपका गए कि हम जयपुर में एडमिट है, पापा का लीवर का ऑपरेशन हुआ पड़ा है, हम तो ऑलरेडी यहीं रहते हैं। हमारी पूरी उसको 3 दिन से पापा को तबीयत खराब थी, तो 3 दिन से एडमिट करवाया था जयपुर हॉस्पिटल में। तो अभी उनकी रिपोर्ट करवाई तो पॉजिटिव आई है, उनको क्वारंटाइन करा हुआ है जयपुर में। वहाँ पे तो हमारी वैसे फैमिली रहती है, हमको तो 19/6 को हम जयपुर आ गए थे। तो फिर हमने यहाँ बेल बजे, हमने सोचा यही मकान होगा, उनका कोई रहता नहीं है। तो कब चस्पा किया था नोटिस? ये किया था 14 को। खबर डूंगरपुर से। डूंगरपुर में बिजली चोरी की वारदात में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, जिसे रोकने के लिए डिस्कॉम की ओर से अभियान चलाए जा रहे हैं। मामले में डिस्कॉम ने रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की है। पिछले पूरे साल भर में 714 बिजली चोरी के मामले पकड़े थे। वहीं नए वित्तीय वर्ष में 15 मई से 15 जुलाई सिर्फ 2 महीने में ही 706 केस के खुलासे हुए हैं। वहीं 528 मामले बिजली के दुरुपयोग के भी पकड़े हैं। विभाग ने 706 बिजली चोरी के मामले लगाए। 88 लाख जुर्माने में से 20 लाख वसूल किए गए। वहीं 49 बिजली चोरों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।